हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। साथ ही साथ हमारा जो ये ब्यूटीफुल कंट्री है, जो डाइवर्स कंट्री है इंडिया, इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स के बीच की डिबेट। हाल ही में 26 जनवरी को हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया? हम लोगों ने 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया इंडिया का। और जब क्वेश्चन ही आ जाए कि एक्चुअली रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो सभी के मन में एक सिंपल सा आंसर होता है, क्योंकि इसी दिन 1950 26 जनवरी को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया था। लेकिन क्या सिर्फ यही लिमिटेड आंसर होना चाहिए इस सवाल का? इसके अलावा आज हम टच करेंगे एक इंपॉर्टेंट डिबेट पे कि रिपब्लिक एक्चुअली सही मायने में होता क्या है, क्यों होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या अपने माइंड में रख के जिस तरह का फॉर्मेट हमको रिपब्लिक का दिया है वो क्यों दिया होगा। बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस जैसे कि मोनार्की हो सकती है, एनार्की हो सकती है, उसके मुकाबले रिपब्लिक किस तरीके के मायने रखता है, किस तरीके के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसके मेन फीचर्स हैं, और कैसे इंडिया एक रिपब्लिक या ट्रू रिपब्लिक के रूप में इमर्ज हुआ है। अब इससे जुड़ी हुई दूसरी टर्मिनोलॉजी डेमोक्रेसी, कि अगर इंडिया रिपब्लिक है लेकिन साथ ही साथ डिबेट यह भी होती है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, तो एक्चुअली दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं? आज इसी बात पे एक फिलोसॉफिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड छोटा सा डिस्कशन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले दोनों वर्ड्स, चाहे आप रिपब्लिक देख लें, चाहे आप डेमोक्रेटिक देख लें, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलें तो सबसे पहले आपको ये दोनों वर्ड्स कहां मेंशन होते हुए दिखाई देंगे? हमारा जो माइटी प्रेएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए रिपब्लिक। आज के लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में पहले रिपब्लिक पे थोड़ी सी डिबेट हो जाए, फिर डेमोक्रेटिक पे डिबेट हो जाए, और फिर दोनों को कनेक्ट करके कैसे देखा जाना चाहिए इंडिया इज ए ट्रूली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के रूप में। जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है? वो डिक्लेयर करता है रिपब्लिक कंट्री। ये जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, इसको मुझे लगता है सभी हमारे कंट्रीमैन को, हमारे देशवासियों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया का रिपब्लिक होना या इंडिया का डेमोक्रेटिक होना हमारे कंट्री की जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। दोनों ही टर्म्स, सिर्फ कहने के लिए हम डेमोक्रेटिक नहीं है, सिर्फ कहने के लिए हम रिपब्लिक नहीं है, हम सिर्फ रिपब्लिक नहीं, हम रिपब्लिक के साथ साथ डेमोक्रेटिक भी हैं दोस्तों। और इस वजह से जब भी हम प्रियम्बल पढ़ें या वर्ड पढ़ें कि इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, ये एक डेस्क्रिप्टिव नहीं, एक स्ट्रॉन्ग एथिकल नॉर्मेटिव इसकी आइडेंटिटी नोशन के रूप में हमको लेना चाहिए। इसका मतलब बीइंग रिपब्लिकन या एक रिपब्लिक कंट्री होना एक आइडियल है जिसके लिए पूरी कंट्री कंसिस्टेंटली हमारे फाउंडिंग फादर से लेकर आज तक एक्सपायर करती हुई नजर आती है। कई बार हो सकता है कुछ कोशिशें हों जिसमें ये जो फंडामेंटल वैल्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे प्रियम्बल की, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की, वो स्ट्रेन होती हुई दिखाई दे। हो सकता है ये कई बार सबवर्ट करने की कोशिशों की थ्रेट में भी दिखाई दे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ सेक्शंस ऑफ अवर सोसाइटी के मन में थोड़ी सी रिमोर्स की फीलिंग आ जाए, और यह भी हो सकता है कि कुछ सेक्शंस के मन में यह भी हो कि जिस तरह का रिपब्लिकन हम लोगों ने स्टैब्लिश कर लिया है इंडिया में, क्या एक्चुअली सही मायने में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इसी तरह का विजन रखा होगा? हमारी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, अगर मान लीजिए वो रिपब्लिकन कैरेक्टर को लूज कर देती है, तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी कंट्रीमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इमीडिएटली हम फिर से रिस्टोर करें। और यही मेन थीम है कि हर साल, हर 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक रिपब्लिक स्टैब्लिश होने का इंडिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, उसको याद करने के लिए पूरे
देशवासियों को यह याद दिलाने के लिए कि हमारा जो रिपब्लिक है इसको प्रिजर्व करना जरूरी है। आसानी से नहीं मिला है हमें, ना ही तो डेमोक्रेटिक सिस्टम, ना ही ये रिपब्लिक। इस वजह से हो सकता है आसान दिखने वाली आज की चीजें के पीछे बहुत बड़े इंपॉर्टेंट हिस्ट्री हो, स्टोरी हो, आइडिया हो, नोशन हो। जो परेड्स हैं, सारी रिचुअल्स हैं, ये एक्चुअली मीनिंगलेस हो जाएंगी अगर रिपब्लिक के पीछे एक्चुअली क्या स्पिरिट है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो अगर हमारे लिए 26 जनवरी या 15 अगस्त और 26 जनवरी अगर सिंपल एक छुट्टी का दिन हो जाए या सिर्फ झंडारोहण का दिन बन के रह जाए या बड़ी परेड सेरेमनीज, फाइटर प्लेन्स फ्लाई हो रहे हैं राजपथ से, सिर्फ उस बात का ही सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर बन के रह जाए, लेकिन एक्चुअली क्या स्पिरिट है उसको अगर हम प्रॉपर्ली ना समझ पाए, प्रिजर्व ना कर पाए, उसको प्रिजर्व करने के लिए स्ट्राइव ना करें, तो पूरी एक्सरसाइज एब्सोल्युटली मीनिंगलेस ही कही जा सकती है। अच्छा, सबसे पहले रिपब्लिक का जो नोशन है उसको समझने के लिए यह बहुत जरूरी है कि रिपब्लिक का नोशन किसके अगेंस्ट एक्चुअली स्टैब्लिश होना शुरू हुआ, रिपब्लिक का मतलब क्या है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। स्टार्टर्स के लिए जो प्राइमरी कलेक्टिव इंटेंट है रिपब्लिक का वो है एंटी मोनार्कियल, मतलब ये मोनार्की के अगेंस्ट है। अगर आप ग्रीक डेफिनेशन देखें तो मोनार्की का क्या मतलब है, रूल ऑफ वन, मतलब किसी एक का ही रूल। मोनो का मतलब है वन, मतलब एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट जिसमें सिर्फ एक पर्सन रूल करता है और बाकी सब उसको ओबे करते हैं। एक ही व्यक्ति सॉवरेन है, बाकी उसके सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। जनरली हम मोनार्की को एसोसिएट करते हैं ये जो हेरिडेटरी रूल है, ये एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी के बाद ऑटोमेटिकली जो बनते चले जाते हैं राजा, महाराजा, महारानीज। लेकिन ग्रीक डेफिनेशन जहां से ओरिजिनली ये वर्ड आया रिपब्लिक, उसको देखें तो उसमें आज के जो मॉडर्न डिक्टेटर्स हैं जिसको ऑटोक्रेसी भी कहा जाता है, वो बेसिकली भी कवर होती है ट्रेडिशनल एम्पायर्स, राजा, महाराजा, महारानी एटसेट्रा के अलावा भी। इसका मतलब किसी भी टाइप की गवर्नमेंट, चाहे ट्रेडिशनल फॉर्म में चाहे मॉडर्न डे फॉर्म में, जिसमें सिर्फ एक किसी सिंगुलर इंडिविजुअल का रूल हो, बाकी सभी उसे ओबे करें, उसको कहा जाएगा मोनार्की या ऑटोक्रेसी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि रूल तो रूल है, चाहे एक व्यक्ति करे, चाहे एक सेट बेसिकली रूल करे या इलेक्टेड गवर्नमेंट करे, तो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है और क्यों मोनार्की के अगेंस्ट ये जो कॉन्सेप्ट उभर कर आया रिपब्लिक का, इसकी जरूरत महसूस हुई। व्हाट इज रॉन्ग विद द रूल ऑफ वन पर्सन, और हमें क्यों डर लगता है कि अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति मान लीजिए रूल करे, क्या गलत बात है उसमें? इसका जवाब थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप अप्रिशिएट कर पाएंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश, हमारी दिनचर्या का जो मेजर एक फाउंडिंग वैल्यू सिस्टम है, जो है बीइंग ए रिपब्लिकन कंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी मोनार्की अगर आप देखें तो वो ये है कि किसी भी सिर्फ एक इंडिविजुअल का रूल होने के कारण जो उसकी विम्स एंड फैंसीज है, मतलब जो उसका मन करे, जो उसकी आर्बिट्ररी विल हो, उसी के हिसाब से सबको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए सुबह उठें, उनका मन हो कि किसी को आज कोई लैंड ग्रांट दे दी जाए, लेकिन अगले दिन मान लीजिए उनका मन चेंज हो गया, तो हो सकता है लैंड को आपसे वापस ले ले, आपको जेल में भी डाल दें। मतलब सारी की सारी पावर्स टोटली उस एक इंडिविजुअल या उस मोनो या मोनार्क में ही वेस्टेड हैं। एक गॉड लाइक इंडिविजुअल भी आप उसको कह सकते हैं या उसकी तरह ट्रीट किया जाता है। वो खुद ही जज हैं, वो खुद ही ज्यूरी हैं, वो खुद ही रूल्स को बनाते हैं, खुद ही रूल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, खुद ही ये डिसाइड करते हैं कि रूल्स कब बेसिकली वायलेट हुए, खुद ही पनिशमेंट देते हैं, खुद ही रिवॉर्ड भी देते हैं। मतलब सब कुछ सिर्फ एक इंडिविजुअल ही डिसाइड करता है। और ये जो डिसीजंस हैं जो पूरी जनता को अफेक्ट कर सकते हैं, आपको अफेक्ट कर सकते हैं, मुझे अफेक्ट कर सकते हैं, ये सारे बिना किसी डिस्कशन के एक मिस्टीरियस तरीके से प्राइवेटली, इस तरीके से कि इसमें बाकी जनता का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, उनके फीडबैक की कोई वैल्यू ना हो, उनको कैसा लगता है उस डिसीजन से, उसके इंपैक्ट के बारे में कोई चर्चा ना हो, ऐसे डिसीजन को लिया जाता है मोनार्की सिस्टम के अंदर। इसका मतलब
जो पूरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये सिर्फ उस एक इंडिविजुअल के माइंड में क्या चल रहा है, उसको क्या पसंद है, नापसंद है, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। और क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्यों वो डिसीजन लेने वाले हैं, कब ये डिसीजन लेने वाले थे, ये किसी को भी शायद ना पता हो। इसका मतलब ये पूरा सिस्टम जो मोनार्की का है, इसमें ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना ही किसी तरह की कोई अकाउंटेबिलिटी है। एक टायरेनिकल पोटेंशियल है ऑफ द रूल ऑफ वन पर्सन, वो एब्सोल्यूट पावर, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर, किसी के खिलाफ भी। कई सारे पुराने या कई सारे आप सीरीज देखते होंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म से, या पुराने सीरियल्स, बुक्स एटसेट्रा, जहां पर जो मन किया एम्पायर का, जो मन किया राजा महाराजा का, उसके हिसाब से जिसको जैसा ट्रीट करना चाहे वो कर सकते हैं। उससे प्रजा खुश है या नहीं है, अग्री करती है या नहीं करती है, प्रजा का क्या सोचना है, क्या प्रायोरिटीज है, उसके साथ वो मैच करता है नहीं करता, नन ऑफ दैट मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अगर मोनार्की में सारी पावर एक इंडिविजुअल के हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तो रिपब्लिक जो इसका ऑल्टरनेटिव माना जाता है, वो अलग से क्या ऑफर करता है, वो डिफरेंट बेसिकली क्यों कहा जा सकता है मोनार्की से। जो वर्ड है रिपब्लिक, ये इंग्लिश वर्ड कहां से डिराइव हुआ, लैटिन वर्ड रेस पब्लिका, और रेस पब्लिका मतलब है पब्लिक थिंग, मतलब हर चीज में पब्लिक मेजरली इन्वॉल्व होगी। और इसको अगर आप प्रॉपर्ली ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब कि एक पॉलिटिकल डोमेन, एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें जो डिसीजन मेकिंग है वो ओपन है और ओपन टू ऑल है। मतलब जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, वो सभी के लिए ओपन रहेगा। और एक रिपब्लिक इसका मतलब है ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसे पॉलिटिकल डोमेन के साथ एसोसिएटेड होगा जिसमें पब्लिक स्फीयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा डिसीजन मेकिंग का। इसका मतलब एक ओपन स्पेस जहां पर लोग अपने क्लेम्स, अपने आइडियाज कि कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कलेक्टिव इंटरेस्ट क्या है, इन सभी चीजों को आगे रख सकें। और जब कम्युनिटी या इंडिविजुअल्स या पब्लिक इन सभी आइडियाज को आगे रखती है, उनके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन हो, डिबेट्स हो, डेलिब्रेशंस हो, और फाइनल डिसीजंस जो पहुंचे जाएं, लिए जाएं, उनके बारे में भी उस आम जनता को पूरी तरह पता हो। इसका मतलब ए रिपब्लिक इज ए गवर्नमेंट बाय फ्री एंड ओपन डिस्कशन। रिपब्लिक का मतलब है कि फ्री डिस्कशन होगा, ओपन डिस्कशन होगा, रैशनल डिस्कशन होगा, जिसमें पब्लिक फीडबैक, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी एक मेजर कंपोनेंट माना जाएगा। ये जो कॉन्ट्रास्ट है मोनार्कियल और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत शार्प कॉन्ट्रास्ट है। मतलब एक पोल के दो एंड आप समझ सकते हैं। एक एक्सट्रीम एंड है जिसमें एक इंडिविजुअल के पास सारी पावर है। मोनार्की का मतलब है कि बाकियों की जो पावर्स हैं वो ऑटोमेटिकली सरेंडर मानी जाएंगी उस मोनार्क इंडिविजुअल की पावर के अगेंस्ट। उसकी जो भी विम्सिकल इंट्रूजन हो, उसकी चॉइसेस हो, उसकी मर्जी पे आप जिसको मास्टर या राजा, महाराजा, एम्पायर कुछ भी कह दें, मोनार्क कह दें, उसकी मर्जी के हिसाब से ही बाकी को अपनी लाइफ जीनी होगी। और कई लोगों का यह भी कहना है कि किसी ना किसी टाइप की स्लेवरी के फॉर्म में भी आप मोनार्की को देख सकते हैं। आपकी खुद की कोई फ्री विल नहीं है, आप क्या चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंडिविजुअल क्या चाहता है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सिस्टम में जब लोग बहुत लंबे पीरियड्स तक रहना लग जाते हैं कि वो हमेशा सब्जुगेशन में रहें, मतलब दूसरे के अधीन रहें, तो धीरे धीरे उनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो स्लेविशनेस का होता चला जाता है। मतलब गुलामी की आदत पड़ती चली जाती है। इसका मतलब उनकी जो वाइब्रेंसी है, उनका सेंस ऑफ ओन एजेंसी है, वो अपने आप खत्म होता चला जाता है, मरता हुआ चला जाता है। और धीरे धीरे उनकी जो खुद की कैपेसिटी है टू थिंक फॉर देमसेल्व्स या खुद के डिसीजंस खुद लें अपनी लाइफ के बारे में, वो भी खत्म होता चला जाता है। क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है कि जो भी मोनार्क है, मोनार्की है, वो बाकी सबके लिए डिसीजन लेगी, हमारा तो कोई उसमें कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। हमें इंडिविजुअली सोचने की आजादी नहीं है, हमें अपनी बात को रखने की आजादी नहीं है, हमारा क्या इंटरेस्ट है, क्या प्रायोरिटी है, उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और इसीलिए हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी का जो आइडिया था स्वराज, वो बहुत इंपॉर्टेंट और इसी डिस्कशन से रिलेटेड माना जाता है। क्योंकि गांधी जी का जो आइडिया था स्वराज, वो किसी
पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन जैसे ब्रिटिशर्स का हो, उसको ऑपोज करने के लिए तो था ही था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो इस चीज के लिए था कि हमें उनके फिजिकल कॉलोनाइजेशन या गुलामी से तो छुटकारा पाना ही पाना है, लेकिन हमारा माइंड जो कॉलोनाइज हो गया है, मतलब हमने सोचना बंद कर दिया है, फ्री थिंकिंग बंद कर दी है, अपने लिए डिसीजंस लेना बंद कर दिया है, उससे हमें आजादी पानी होगी। उसी को सही मायने में स्वराज कहा जाएगा। इसका मतलब अगर किसी एक का रूल बाकी सब लोगों को अनफ्री, इंस्लेव कर देता है, तो ये रिपब्लिक ही है एज एन ऑल्टरनेटिव, जिसको आप इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट मान सकते हैं मोनार्की का, ऑटोक्रेसी का, जिसमें लोगों को फ्रीडम दी जाए, ऐसा सिस्टम दिया जाए जिसमें किसी एक की गुलामी ना करें, सिर्फ किसी एक की बात ना माने, खुद फ्री विल होकर सोच सकते हैं, ओपन थिंक कर सकते हैं, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। इसका मतलब रिपब्लिक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्री पीपल का होना, फ्री लोगों का होना, और इस वजह से गांधी जी का जो स्वराज है वो एक इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन आइडिया माना जाता है। स्वराज का मतलब आपका माइंड भी फ्री हो, वो भी कॉलोनाइजेशन से बाहर निकले, ताकि ब्रिटिशर्स का या किसी और का भी, सिर्फ ब्रिटिशर्स का नहीं, जिसने भी आपके ऊपर बेवजह अपना राज कर रखा है, आपकी फ्रीडम को जिसने कंस्ट्रेन कर रखा है, उसकी बेड़ियां तोड़ते हुए आप फ्री सोचें, फ्री रहें, फ्री खाएं, फ्री पिएं, फ्री पढ़ें, फ्री आपका सोशल स्टेटस हो। इसी वजह से जो रिपब्लिकन ट्रेडिशन है वो एम्फेसाइज क्या करेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप, कि आप सिटीजन हैं वहां के, आप सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं है, गुलाम नहीं है, स्लेव्स नहीं है। इसका मतलब जो भी सिटीजन होंगे वो किसी ना किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी को तो बिलोंग करेंगे ही, जहां पर आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें, एक्ट कर सकें फ्रीली, जहां सिटीजन्स अपनी पॉलिटिकल लिबर्टी को एंजॉय कर सकें। क्योंकि अगर आपके पास पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं होगी, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा, या आपको एक्ट करने की फ्रीडम नहीं मिलेगी, डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम नहीं मिलेगी, तो वो आप सिटीजन की कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। मतलब एक किंग होगा, उसके आप सब्जेक्ट्स बन गए। लेकिन रिपब्लिकन में आपकी कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके आप सिटीजन्स होंगे, आपके पास राइट्स होंगे, आप एक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी एंजॉय कर सकते हैं। यह बेसिकली एक और बड़ा फर्क है कि उसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की पावर, इसमें सिटीजन्स की पावर। उसमें आप सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेंगे, इसमें आप एक सिटीजन की तरह एक्ट करेंगे। उसमें आपके पास कोई राइट ना हो, इसमें हो सकता है आपके पास कई सारे राइट्स आपको गारंटीड हो। और इस वजह से फ्रीडम एक बड़ा सेंट्रल थीम, कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं रिपब्लिक सिस्टम का। जो रिपब्लिक लवर्स हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि जो आपका मन करे, अनब्रिडल्ड फ्रीडम, वो आप बेसिकली करें, नहीं, इसका यह कतई मतलब नहीं। रिपब्लिक लवर्स के पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब है कि आप फ्री तो हैं, लेकिन आपको उन लॉज, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी पालन करना होगा जो सिटीजन्स ने खुद ने बनाए हैं। जो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सिटीजन्स के खुद के डिस्कशन से, डेलिब्रेशन से, उनके खुद के फ्री विल से बनाए गए हैं। वो किसी के आर्बिट्रेरी विल या किसी और के थोपे हुए नहीं है। मतलब अगर इंडियन सिटीजन्स खुद मिलके एक सेट ऑफ रूल्स बनाए, उन रूल्स को सब लोग माने, तो एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है कि मेरा मन किया तो मैंने किसी से लड़ाई कर ली, किसी को गाली गलौज कर दिया, या किसी के साथ किसी तरह का मिसबिहेव किया। नहीं, क्योंकि वो सेट ऑफ रूल्स अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर आप उन सेट ऑफ रूल्स जो आपने खुद ने बनाए हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया ने, उनको अबाइड करेंगे, तो उस फ्रेमवर्क में जो आपको फ्रीडम्स दी गई हैं, उनको आप फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं। फिर चाहे फंडामेंटल राइट्स हो या बाकी और बहुत सारे राइट्स जो इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री आपको अवेलेबल है। इसका मतलब जो रिपब्लिक्स हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो जनरेट होता है, क्योंकि हमने कहा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको अबाइड करना होगा किसी भी सिटीजन को जो रिपब्लिक कंट्री में रहते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनाएंगे सिटीजन्स, कहां उनको फ्रेम करेंगे, कहां उनको समराइज करेंगे, अपने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो भी फ्रेमवर्क होगा किसी भी रिपब्लिक कंट्री का, इंक्लूडिंग इंडिया, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसको कैसे आप जनरेट करेंगे, उसको आप जनरेट करेंगे, बनाएंगे एक डेलिब्रेटिव बॉडी ऑफ सिटीजन्स। मतलब ऐसे लोग जो लोगों की बात, उनसे फीडबैक, उनकी एस्पिरेशंस, वो क्या चाहते हैं, उन सबको सोचते समझते हुए, उससे इंस्पायर होते हुए, एक डिस्कशन से, एक ओपन प्रोसेस से,
एक डेलिब्रेटिव बॉडी ऑफ सिटीजन्स एक साथ आए और वो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसको बेसिक लॉ ऑफ द लैंड कहा जाएगा, जो कि फंडामेंटल फ्रेमवर्क होगा उस कंट्री के गवर्नेंस में। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि गवर्नमेंट्स आती हैं, जाती हैं, डिसमिस हो जाती हैं, जीतती हैं, हारती हैं, लेकिन जो बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फ्रेमवर्क है गवर्नेंस का, वो वैसे के वैसा ही आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है। और ये जो शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही, हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे, उस वक्त हमारे लीडर्स रहे, उन्होंने सिटीजन्स की क्या एस्पिरेशंस हैं या किस तरह का कंट्री हमें बनाना है, उन सारी एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए फाइनली फ्रेम किया द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप प्रियम्बल में इनफैक्ट देखेंगे, वी द पीपल, मतलब जो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो हम लोगों ने, हमारे सिटीजन्स ने, इंडियंस ने ही लिखा है, उनकी फ्री विल को रिफ्लेक्ट करता है। ये एक सिंपल एम्बेलिशमेंट नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए, अच्छा लगने के लिए लिख दिया। इनफैक्ट ये सेंट्रल थीम है किसी भी रिपब्लिकन सिस्टम की, किसी भी रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन की। वी द पीपल, सारी पावर लोगों से डिराइव होगी, कोई एक इंडिविजुअल डिसाइड चीजें नहीं करेगा, सभी लोग अपना एक सिस्टम बनाएंगे, उनकी आवाज हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें रिफ्लेक्ट होगी, जिसको सभी को फिर बाद में मानना होगा। और इस वजह से ये जो सेल्फ मेड रेगुलेशंस हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या बाकी डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, एक्ट्स हैं, बिल्स हैं, उनके थ्रू बनाए जाते हैं, इनको फिर इन्फोर्स करवाया जाएगा। और कौन इन्फोर्स करेगा? इनको इन्फोर्स करवाया जाएगा जो हमारी स्टेट है, हमारी गवर्नमेंट की। इसका मतलब रिपब्लिक का जो आइडिया है, जिसमें हम कहते हैं कि अल्टीमेट पावर लोगों के पास है, वही सारी चीजें डिसाइड करेंगे विद इन द लॉ ऑफ द लैंड, वो बेसिकली मोनार्की के अगेंस्ट तो है, लेकिन स्टेट के अगेंस्ट नहीं है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि सारे लोग मिलके तो आपस में क्योटिक तरीके से ना ही तो कोई लॉ बना पाएंगे, ना ही उसको एनफोर्स करा पाएंगे। तो इन सबको मिलके कोई ना कोई ऐसा चुनना होगा जिसके थ्रू अपनी बातों को कह सके और एक ऐसा सिस्टम बेसिकली डेवलप कर सके जिससे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो डेवलप हुई हो, उनको एनफोर्स कैसे करवाना है, लागू कैसे करवाना है, वो स्टेट का फॉर्म ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स का फॉर्म ले सकती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्म ले सकती हैं, या सब डिवीजन में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फॉर्म ले सकती हैं, ताकि लोगों के जो लॉज हैं उनको लोगों पे उस फ्रेमवर्क लीगल तरीके से कैसे एनफोर्स करवाया जाए उसको बेसिकली रिफ्लेक्ट करती हैं। इसका मतलब रिपब्लिक एंटी मोनार्की है, एंटी ऑटोक्रेसी है, लेकिन एंटी स्टेट नहीं है। बस ये कहता है रिपब्लिक कि स्टेट जो भी बने, जिस भी लेवल पे बने, वो लोगों की जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेगी, उनकी जो फ्री विल है उसको छेड़छाड़ नहीं करेगी, उनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको भी ये छीन नहीं सकती। अगर आज की गवर्नमेंट हमारी सब लोगों से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीनने की कोशिश करे या फंडामेंटल राइट से छेड़छाड़ करने की कोशिश करे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो हायर जुडिशरी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, वहां पे आप जाके रिट कर सकते हैं अपनी फंडामेंटल राइट्स को रिक्लेम, प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका मतलब रिपब्लिकन स्टेट तो बनाता है, लेकिन वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको उत्पीड़ित करने के लिए, उनको एनस्लेव करने के लिए या आर्बिट्ररी पावर यूज करने के लिए बिल्कुल परमिट नहीं करता है। तो यह हो गया रिपब्लिक। मोनार्की समझ लिया, एक इंडिविजुअल का आर्बिट्ररी रूल, किस तरीके से दूसरों को वो सिटीजन के बजाय सिर्फ सब्जेक्ट्स की तरह कंसीडर करता है, और उसी के रिएक्शन में डेवलप हुआ रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट। लेकिन अब क्वेश्चन आ जाता है, जब रिपब्लिक ऑटोमेटिकली कहता है, रिपब्लिक का मतलब बेसिकली जनतंत्र, इसका मतलब लोग सारी चीजें डिसाइड करेंगे, तो फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब है या डेमोक्रेटिक सिस्टम का क्या मतलब है? कई बार यह भी माना जाता है कि जो रिपब्लिक है यह एक बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और यह डेमोक्रेसी एक वहीकल है, एक तरीका है, एक मीन्स है रिपब्लिक को अचीव करने का। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उन्होंने शुरू में सोचा कि जो रिपब्लिक है वो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है इसको ऑटोमेटिकली कंटेन तो करता ही है, तो फिर दो दो वर्ड्स यूज करने की क्या जरूरत है? जब रिपब्लिक कह दिया, भाई आपने ये कह दिया कि ये जनतंत्र है,
लोगों का तंत्र है, रिपब्लिक है, लोग सब डिसाइड करेंगे, तो फिर अलग से डेमोक्रेसी और क्या वैल्यू ऐड करेगी। जैसे फ्रेंच रिपब्लिकन आप देख लीजिए, उसमें डेमोक्रेसी आपको कहीं मेंशन या डेमोक्रेटिक सिस्टम आपको मेंशन दिखाई नहीं देगा। इनफैक्ट फ्रेंच रिपब्लिक में फ्रेंच रिपब्लिकन, फ्रेंच डेमोक्रेसी इंटरचेंजेबली भी यूज करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि फ्रेंच के हिसाब से बहुत डिफरेंस एक्चुअली है नहीं दोनों चीजों में। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, खासतौर से डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी एंड श्री जवाहरलाल नेहरू जी, काफी डेप्थ में इन चीजों को सोचने के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि जब हमने यह डिसाइड कर लिया है फ्री इंडिया ने कि जो हमारे लिंक्स हैं एक्सटर्नल इंपीरियल मोनार्क से, मतलब ब्रिटिश मोनार्क से, उसको हम पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोकल राजा महाराजाओं के जो क्लेम्स थे, फ्यूचर क्लेम्स इंडिपेंडेंस के बाद, उसको हम बेसिकली खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब इंडिया में रिपब्लिक स्टैब्लिश कर रहे हैं, लोगों का राज, जनतंत्र बेसिकली स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो यह भी एक पॉसिबल है कि आप रिपब्लिक तो हो जाएं, लेकिन आप अनडेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो नहीं कहीं बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, जब रिपब्लिक बन जाएंगे तो अनडेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है? समझने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए यहां से वर्ड या जरूरत महसूस हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को कि रिपब्लिक के साथ डेमोक्रेटिक होना भी इंडिया के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कहा कि हम रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक दोनों वर्ड्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने प्रीएम्बल और अपनी पूरी गवर्नेंस थीम में एम्बाइब करेंगे। बिल्कुल सही डिसीजन रहा, और इस वजह से प्रीएम्बल में आप डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक दोनों वर्ड्स बेसिकली समझेंगे, सुनेंगे। जो आइडिया है रिपब्लिक का, वो कन्वे करता है कि जो डिसीजंस हैं उसको एक इंडिविजुअल बनाएगा या सिटीजन्स अपने बनाएंगे। अभी हमने जो पहले वाला डिस्कशन किया उसके हिसाब से एक सिंगल इंडिविजुअल डिसाइड नहीं करेगा कि डिसीजंस इंडिया में किस तरीके से लिए जाएंगे, बनाए जाएंगे। इसका मतलब इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो डेलिब्रेशंस के बाद, डिस्कशंस के बाद, ट्रांसपेरेंट तरीके से ओपन फोरम में उन डिसीजंस को लेंगे और अपने सिटीजन्स को कन्वे करेंगे कि कैसे उन डिसीजंस को लिया गया है, क्या बेसिकली थॉट प्रोसेस रही है। लेकिन यह भी आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप एंशिएंट रोमन रिपब्लिक्स देखें तो रिपब्लिक्स तो वो थे, लेकिन वो इंक्लूसिव नहीं थे। एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात देख लें, जैसे वज्जी रिपब्लिक, साक्या रिपब्लिक, ये एरिस्टोक्रेटिक क्लैन रिपब्लिक्स थे। मतलब जो एरिस्टोक्रेसी के मेंबर्स थे, सिर्फ वही लोग मिलके डिसीजन लेते थे। मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल तो डिसीजन नहीं लेता था, लेकिन एक ग्रुप डिसीजन लेता था। लेकिन इसका मतलब जो आम जनता थी, आम पब्लिक थी, क्या उनका भी इसमें पार्टिसिपेशन हुआ करता था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में? नहीं। इसका मतलब रिपब्लिक आप हो सकते हैं, जरूरी नहीं आप डेमोक्रेटिक भी हों। आप अनडेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी हो सकते हैं, जैसे ओल्ड एंशिएंट रोमन रिपब्लिक्स देखे गए, जैसे एंशिएंट इंडियन रिपब्लिक्स भी देखे गए। वो बिल्कुल इंक्लूसिव आप उनको नहीं कह सकते। कैसे? जैसे एंशिएंट ग्रीस में जो रिपब्लिक्स थे, वहां पर जो स्लेव्स थे, विमेन थी, फॉरेनर्स थे, इनको सिटीजन कंसीडर नहीं किया जाता था और इनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। इनको एक्सक्लूड बेसिकली कर दिया जाता था। तो कहने को तो एक इंडिविजुअल, एक मोनार्क, एक ऑटोक्रेट डिसीजन नहीं ले रहा है, एक सेट ऑफ पीपल डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन वो जो सेट ऑफ पीपल हैं, उसमें से बहुत बड़े सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एक्सक्लूडेड हैं, बाहर हैं। इस वजह से आप रिपब्लिक तो हैं, लेकिन आप डेमोक्रेटिक नहीं हैं। इस वजह से कई सारे ग्रीक थिंकर्स ने डेमोक्रेसी को एक नेगेटिव कॉनोटेशन माना है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे, आपको सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। एक इंक्लूसिव बेसिकली टर्म है। और कई एंशिएंट ग्रीक थिंकर्स और हिस्टोरियंस ने डेमोक्रेसी के सिस्टम को मॉब सिस्टम भी कहा है। मतलब सिर्फ कुछ सिलेक्ट लोगों के बजाय पूरी भीड़, हर कोई डिसीजन मेकिंग का पार्ट होगा ही होगा। इसका मतलब रिपब्लिकन एक ओवर आर्किंग आइडिया है, और डेमोक्रेसी आप रिपब्लिक कैसे बनेंगे, कैसे अचीव करेंगे, उसको पहुंचने तक, वहां तक पहुंचने का एक इंपॉर्टेंट व्हीकल है। इसका मतलब डेमोक्रेटिक वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अपने सिटीजन्स सबको, एवरीबॉडी, चाहे उनकी वेल्थ कुछ भी हो, एजुकेशन कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो, या उनकी परसीव्ड सोशल रैंकिंग कुछ भी हो,
सामाजिक परिस्थितियां कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, रेस कुछ भी हो, आपका आइडियोलॉजिकल बिलीफ कुछ भी हो, आप सभी को शामिल किया जाएगा उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। वहीं अगर आप रिपब्लिक होते और पुराने स्टाइल में अनडेमोक्रेटिक होते तो हो सकता है अगर आप विमेन हैं आप इंक्लूड नहीं हो सकते, आप इस पर्टिकुलर रिलीजन से हैं आप इंक्लूडेड नहीं है, आप इस पर्टिकुलर कास्ट से हैं आप इंक्लूडेड नहीं है, अगर आप पुअर हैं आप इंक्लूडेड नहीं है, अगर आप इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से आप इंक्लूडेड नहीं है। बहुत टाइप के एक्सक्लूजन हो सकते थे, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में आप एक्सक्लूजन नहीं कर सकते। मतलब आप ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि जब कोई वोट देने जाएगा तो 18 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए, 21 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए, लेकिन वो सभी वेल्थ स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस, जेंडर स्टेटस, सोशल रैंकिंग, रिलीजन, रेस, आइडियोलॉजिकल बिलीफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। और इस वजह से डेमोक्रेसी जो रिपब्लिक है उसका एक पूरक है। डेमोक्रेसी ही एक्चुअली रिपब्लिक को इंक्लूसिव बनाता है। आप किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते अपने सिटीजनशिप में या डिसीजन मेकिंग में। जैसे सभी के पास एवरीबडी हैज राइट टू वोट, फीमेल्स हो वो वोट कर सकते हैं, आप किसी भी रिलीजन से हो आप वोट कर सकते हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, रईस हैं, आप भी वोट कर सकते हैं, जिस भी रीजन से आप भी वोट कर सकते हैं, आपका कोई भी आइडियोलॉजिकल बिलीफ हो आप भी वोट कर सकते हैं। सो सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो भी एडल्ट है उसको वोट देने का राइट होगा। तो डेमोक्रेसी किसी भी रिपब्लिक को इंक्लूसिव बनाता है। ये टूल है, व्हीकल है जिससे सारी सिटीजनरी पार्टिसिपेट करती है उन सारे प्रोसेसेस में जिससे हम एक ट्रू रिपब्लिक स्टैब्लिश कर पाए। सिमिलरली मान लीजिए वोटिंग प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से रिस्ट्रिक्टेड है कि आप सभी तो एक साथ जाके लेजिस्लेचर में नहीं बैठ सकते, तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है कि आप मिलके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने बेसिकली पॉलिटिकल लीडरशिप को आप चूज करिए जो आपके नाम पे लॉज बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। और लोगों का राइट होगा कि आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो आपने चुने हैं, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर में हो, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेचर में हो, एमएलएज हो, एमपीज हो, वो जब लॉज बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, एटसेट्रा आपके लिए चीजें फ्रेम करेंगे, तो आपको प्रॉपर्ली इंफॉर्म किया जाएगा। उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी अपनी गवर्नमेंट की अपने सिटीजन्स के प्रति। इसका मतलब कोई भी रिपब्लिक हो, सबसे पहले तो जो हमारे परपेचुअली विजिलेंट सिटीजन्स हैं वो वॉच डॉग्स की तरह एक्ट उसमें करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को मॉनिटर करते हैं और उनके पास राइट होता है कि एक्चुअली हमारे बिहाफ पे जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कोई भी पॉलिसी एटसेट्रा बना रहे हैं, अगर पसंद ना आए तो आप 5 साल बाद फिर से किसी और को उस पोजीशन पे बिठा सकते हैं। इसका मतलब सिंपल एक हेड काउंट मेथड नहीं है। जो टर्म रिपब्लिक है ये फ्री पब्लिक डिस्कशन, फ्री पब्लिक विल, फ्री पब्लिक डिसीजन मेकिंग को लेके आता है। और हमारा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है या डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के हाथ में, सभी लोगों के हाथ में इक्वली पावर देता है कि रिपब्लिक को ट्रू टर्म्स में इंक्लूसिव बना के हम अचीव कर सकें, चेरिश कर सकें। डेमोक्रेसी एक्चुअली देखा जाए तो रिपब्लिक को वो डेप्थ देता है, ये मैंडेटरी करता है कि जो भी डिसीजंस हैं जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ले रहे हैं वो प्रॉपर्ली डेलिब्रेटेड हो, सभी के लिए ओपन हो, स्क्रूटिनी के लिए ओपन हो, पब्लिकली सबके लिए पब्लिश्ड हो। और अगर हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने कोई ऐसे लेजिस्लेशन रूल्स एक्सेट्रा भी बना दिए तो बनने के बाद भी उनको लीगली कंटेस्ट किया जा सके हमारी जुडिशरी में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, कंट्रोवर्शियल एग्जांपल है लेकिन समझने की कोशिश करिए। जैसे जो फार्म लॉज या 3 किसान बिल हमारे चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने मान लीजिए पास कर दिए, गवर्नमेंट को लगा कि ये हमारे फार्मर्स के इंटरेस्ट में है, हित में है। हमारे कई सारे सेक्शंस ऑफ द फार्मर्स ने उनको प्रोटेस्ट किया, अपोज किया। प्रोटेस्ट, अपोज या अपनी बात कहने के कई बेसिकली डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। लास्ट में 1-1.5 साल की कश्मकश के बाद गवर्नमेंट ने इस चीज को रियलाइज किया कि शायद जो हमारे फार्मर्स हैं वो इन बिल से अभी पूरी तरह सेटिस्फाइड दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है इन बिल्स में हमें कुछ चेंजेस करने पड़े, हो सकता है अभी अप्रोप्रिएट टाइम शायद ना हो, या हो सकता है इन बिल्स की अभी लोगों को, हमारे फार्मर्स को जरूरत ही ना महसूस हो रही हो। और इस तरीके से लोगों ने, सिटीजन्स ने रिपब्लिकन कंट्री में अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए डेमोक्रेसी के थ्रू अपने जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे स्टेट में, लेजिस्लेचर में, उन्होंने जो लॉज बनाए लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस पूरी प्रोसेस को ही डेमोक्रेसी प्लस बेसिकली रिपब्लिक
कंट्री होने का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कहा जा सकता है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने लोगों की बात सुनी और उन फार्म बिल्स को वापस ले लिया गया। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है रिपब्लिकन कंट्री होने का, डेमोक्रेटिक कंट्री होने का, मोनार्की से कैसे डिफरेंट है, रिपब्लिक कैसे अपने सिटीजन्स के हाथ में पावर दे देता है। सबसे पहली बात तो अपने लोगों को एक सिटीजन की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है, रादर देन सिंपल एक सब्जेक्ट या सिंपल एज ए स्लेव। और डेमोक्रेसी वो टूल है, वहीकल है जो डेप्थ देता है रिपब्लिक को। आप हो सकता है कई सारे एग्जांपल ले लें, या एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप चले जाएं, एंशिएंट ग्रीक रिपब्लिक देख लें, एंशिएंट इंडियन रिपब्लिक देख लें, जो रिपब्लिक तो थे लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं थे। डेमोक्रेटिक होना भी किसी रिपब्लिक के लिए मॉडर्न डे में बहुत जरूरी है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक को हिट नहीं करता, लेकिन समझना बहुत जरूरी है आपकी समझ के लिए भी। या कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड, या जो बेसिक फीचर्स हैं हमारी डेमोक्रेसी के या कॉन्स्टिट्यूशन के, उनसे रिलेटेड। उसमें हो सकता है ये डिबेट या इसका जो फॉर्डर आपको मिला हो वो बहुत यूजफुल हो सकता है आपकी थॉट प्रोसेस को डेवलप करने का। हो सकता है मेंस में इंपॉर्टेंट हो जाए, हो सकता है प्री में इंपॉर्टेंट हो जाए, आपके ऐसे एथिक्स या आपके जनरल इंटरव्यू एटसेट्रा में भी ये काफी इंटरेस्टिंग फॉर्डर आपको दे सकता है। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।